students, welcome you all in today's history class. This is our new chapter, Colonialism, Rural and Tribal Societies, and today we'll discuss a topic, Colonial Agrarian Policy and its impact. Before discussing the topic, let's have a look at the learning outcomes. That what will the students be able to learn? You all will be able to compare the three land revenue settlements. They are permanent, Ryotwari and Mahalwari systems. They were started by the British. Second is describe the impact of revenue policies on the peasants. जो ये revenue policies British ने start करी थी, इनका peasants पे क्या impact हुआ. Then you will be able to locate the areas. इंडिया के मैप में आप areas locate कर पाओगे कि किस एरिया में कौन सी पॉलिसी, कौन सी लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट वाज अडॉप्टेड. फोर्थ, लिस्ट द कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट लेड बाय द फार्मर्स, कि फार्मर्स ने अंग्रेजों के विरुद्ध रिवोल्ट क्यों किया. फाइन. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर. Establishment of East India Company's rule in India was a long journey full of confrontation, struggles, battles, wars and diplomatic moves. ये सब हमने लास्ट चैप्टर्स में पढ़ा कि किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने आप को एस्टेब्लिश किया आफ्टर सो मेनी स्ट्रगल्स, वॉर्स, बैटल्स एंड कई डिप्लोमेटिक मूव्स उन्होंने लिए. दे कॉन्कर्ड इंडिया फ्रॉम साउथ टू ईस्ट. पहले वो साउथ में कर्नाटक की तरफ रहे, फिर ईस्ट में बंगाल की तरफ और फिर उन्होंने नॉर्थ की तरफ आगे बढ़े. ग्रेजुअली दे एमर्ज्ड एज अ सुप्रीम पावर इन इंडिया. There was hardly any aspect of Indian economy which was not affected by the British. कोई ऐसा aspect होगा, एरिया होगा जहाँ पर ब्रिटिश जो हैं उन्होंने अपना रूल अफेक्ट नहीं किया उस एरिया को. The economic exploitation of India by the British ruined the peasantry, destroyed Indian trade and handicraft. जिस तरह से उन्होंने इंडियन पीजेंट्स को एक्सप्लॉयट किया ब्रिटिश ने, तो उससे हमारा इंडियन ट्रेड और हैंडीक्राफ्ट दोनों ही डिस्ट्रॉय हो गए. नेक्स्ट हेडिंग इज कॉलोनियल एग्रेरियन पॉलिसी एंड इट्स इम्पैक्ट. द ईस्ट इंडिया कंपनी devised various methods to ensure collection of revenue from Indian territories annexed and controlled by them. जो एरियाज इंडिया के उनके अंडर थे, जिन पर उनका कंट्रोल था ब्रिटिश का, उन एरिया से उन्होंने टैक्स कलेक्शन शुरू करा. एज द ब्रिटिश एम्पायर एक्सपैंडेड द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू वॉज ऑल्सो इंक्रीज्ड. जिस तरह से उनका ब्रिटिश एम्पायर बढ़ता गया तो उन्होंने अमाउंट ऑफ रेवेन्यू भी इंक्रीज करना शुरू कर दिया. और किसानों की जो हालत थी, यू कैन सी इन द पिक्चर दैट देयर कंडीशन इट बिकेम वेरी वेरी पैथेटिक. लैंड रेवेन्यू बिकेम द बिगेस्ट सोर्स ऑफ इनकम टू द कंपनी. कंपनी के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम था. एट दिस स्टेज लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स वर इंट्रोड्यूस्ड टू लेगिटिमाइज द प्रैक्टिस ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन. तो इस तरह से उन्होंने इस स्टेज पर आकर जो लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट 3 सिस्टम उन्होंने इंट्रोड्यूस करे, वो किस लिए करे कि उनका जो है किसानों को वो बुरी तरह से इकोनॉमिकली एक्सप्लॉयट कर रहे थे. उनका सारा पैसा, उनकी सारी क्रॉप्स जो हैं वो खुद ले रहे थे. सी द कंडीशंस ऑफ फार्मर्स एट दैट टाइम. आई हैव शेयर्ड द लिंक ऑफ मूवी लगान. You must have gone through that movie. They are the clipping of that movie, main clips. तो उसमें आपने देखा कि किस तरह से लगान लिया जाता था, क्या उनका ढंग था. किसी भी तरह का कोई भी वो रहम नहीं करते थे while collecting the revenue. If you have not watched that clipping, please watch it. See, these were the 3 land revenue settlements started by the British. First is permanent settlement, then Ryotwari system, and third was Mahalwari system. Now have a look at detailed look at the land revenue settlements. First is the permanent settlement. बेटा इसको जमींदारी सिस्टम भी कहते हैं, जमींदारी बंदोबस्त भी कहा जाता था. First of all, it was started by Lord Cornwallis in 1793 in the areas of Bengal, Bihar and Odisha. As I have already told you in the previous chapter that these 3 states, Bengal, Bihar and Odisha, they were a combined province known as Bengal, जिस पर सबसे पहले अंग्रेजों ने अपना कब्जा किया था. Then zamindars were made the owners of the land.
जमींदार को मालिक बना दिया गया एंड दे वर फोर्स टू पे 89% ऑफ द टोटल रेवेन्यू टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड देयर ओन शेयर वाज जस्ट 11%। अपनी क्रॉप का 89% ब्रिटिश को देना पड़ता था उनको और 11% उनका खुद का शेयर होता था। दिस सिस्टम गेव बर्थ टू अ न्यू क्लास ऑफ लैंडलॉर्ड्स। एक नई क्लास पैदा हो गई लैंडलॉर्ड्स, जो तलुकदार्स, राजाज या लैंडलॉर्ड, जमींदार्स, ये सब उनके ही नाम थे। दे यूज्ड ऑप्रेसिव मेथड्स टू कलेक्ट द रेवेन्यू। टैक्सेस, रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए वो हार्श मेथड यूज करते थे। दे हैड द पावर टू एविक्ट कल्टीवेटर ऑफ द सॉइल ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ रेवेन्यू। अगर कोई किसान अपना रेवेन्यू टाइम पे नहीं दे पाता था या किसी नेचुरल क्लैमिटी के कारण क्रॉप नहीं होती थी तो उसको उसकी लैंड से, सॉइल से अलग कर दिया जाता था। द पीजेंट्स वर कंपेल्ड टू टेक द लोन्स। इसलिए किसान मजबूर हो जाते थे लोन लेने के लिए। बनिए से हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे फिर वो पैसे उधार लेते थे और सारे जिंदगी वो कर्ज नहीं उतार पाते थे। In this map, you can see the area of permanent settlement that was shown in page Bengal, Bihar and Odisha and the eastern coast, जिसको नॉर्दर्न सरकार्स वाला जो एरिया था, ये सारा जो था परमानेंट सेटलमेंट के अंडर आता था। नेक्स्ट इज रेवतवाड़ी सिस्टम। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय थॉमस मुनरो इन 1820 इन असम, मुंबई एंड साउथ इंडिया। रेवत मीन्स बेटा होता है कल्टीवेटर, किसान। इसमें जो था दिस सिस्टम एस्टैब्लिश्ड डायरेक्ट सेटलमेंट थी गवर्नमेंट और रेवट्स के बीच में। किसान अपना रेवेन्यू खुद देते थे, ये पॉलिसी ऐसी थी। बट इसमें था कि रेवेन्यू वाज क्वाइट हाई, बहुत ज्यादा रेवेन्यू था, बट किसान और गवर्नमेंट उनके बीच में डायरेक्ट रिलेशन था एक। नेक्स्ट सिस्टम वाज महलवाड़ी सिस्टम। दिस सिस्टम वाज स्टार्टेड बाय हॉल्ट मैकेंजी इन 1822 in Gangetic Valley, Northwest Province, Central India and Punjab. Land was divided into Mahal. Mahal means a group of village. Mahalwadi system जो हमने किया, Mahal means होता है a group of villages. Villages were jointly responsible for the payment of land revenue. और सारे villages का revenue इकट्ठा जाता था. It was proved to be a curse for the peasants in the form of impoverishment, eviction from land and exploitation in the hands of the money lender. ये एक कर्ज था, एक अभिशाप था किसानों के लिए। इसके कारण ही उनको, अगर वो नहीं दे पाते थे अपना रेवेन्यू, तो उनको लैंड से अलग कर दिया जाता था, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता था। मनी लेंडर जो मैंने बताया आपको, जिससे वो पैसा उधार लेते थे बनिए से, वो भी उनको बहुत एक्सप्लॉइट करता था। Now see, this is the map of India where you can see the different land revenue settlements. See the areas. ये बेटा है ना बंगाल, ये बिहार, ये सारा ही तब बंगाल प्रोविंस था। ठीक है, यहाँ पे भी ये सारा जो था लैंडलॉर्ड सिस्टम था, जमींदारी सिस्टम था, जिसको हम परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं। देन इंडिविजुअल मीन्स रेवतवाड़ी सिस्टम, ये वाला, फाइन। और उसके बाद विलेज मीन्स महलवाड़ी सिस्टम, जो भी हमने करा, पंजाब, हिमाचल, ये इंडो गंगेटिक, गंगा रिवर वाला जो एरिया, ये सारा। ठीक है, यहाँ पर जो था महलवाड़ी सिस्टम था। तो दिस मैप कैन हेल्प यू आउट कि कहाँ पर किस एरिया में कौन सा सिस्टम था। फाइन, ये हमने अभी करा ना, रेवतवाड़ी यहाँ बॉम्बे में, फिर साउथ में और फिर असम में, ये 3 एरियाज थे। फाइन, और इधर बिहार, जो झारखंड भी अभी है, वो भी तब यही था, बंगाल तो था ही, उड़ीसा का एरिया और नॉर्दर्न सरकार वाला ये एरिया, ये सारा किसके अंडर था? फर्स्ट जो हमने किया परमानेंट सेटलमेंट के अंडर आता था। ओके, सी द नेक्स्ट। एंड नाउ आई थिंक यू कैन इजीली लोकेट दीज एरियाज, जो हमारा थर्ड लर्निंग आउटकम था कि हमने एरियाज लोकेट करने हैं मैप में, तो यू कैन इजीली डू इट। Growth of commercial crops. Commercial crops, the crops which are typically grown on a very large scale with the purpose of selling the produce in the market to make profits. बहुत बड़े एरिया पे जब हम एक ही क्रॉप उगाते हैं, किस लिए? सेलिंग पर्पस के लिए, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, तो उसको हम कमर्शियल क्रॉप्स कहते हैं। फाइन, इसमें इंडिगो, इंडिगो मीन्स नील, नील की खेती होती थी। कॉटन, ओपियम, ओपियम अफीम दैट वाज सोल्ड टू चाइना एट दैट टाइम, ब्रिटिश वर encouraging it to sell it to China. Pepper, tea, sugarcane, etc. This is the scene of indigo plantation.
Now, why did the East India Company want to grow commercial crops only? He never laid stress कि wheat उगाओ, rice उगाओ. उसने ज़्यादा ये कहा कि ये वाली crops उगाओ. क्यों उगाओ? Because the East India Company wanted to collect maximum taxes to meet their military and administrative expenditure. अपने खर्चे पूरे करने के लिए, अपनी मिलिट्री के एक्सपेंसेस पूरे करने के लिए उसको जरूरत थी ज्यादा से ज्यादा टैक्सेस की, और वो कैश क्रॉप्स के थ्रू हो सकता था. दे ऑल्सो वॉन्टेड टू गेन मैक्सिमम प्रॉफिट. द कमर्शियल क्रॉप्स वर इन ग्रेट डिमांड इन यूरोप एज रॉ मटेरियल. उनकी अपनी इंडस्ट्रीज के लिए उनको ये रॉ मटेरियल चाहिए था, इसलिए वो इंसिस्ट करते थे, फोर्स करते थे फार्मर्स को कि कमर्शियल क्रॉप्स ही ग्रो करें. सी, these are the commercial crops and the places where they are cultivated. Fine. Opium, Bengal, Bihar and Punjab. Indigo, Bihar and Bengal. Cotton, Gujarat, Maharashtra and Madhya Pradesh. Tea, Assam, West Bengal and South India. Pepper, Kerala, Karnataka, Tamil Nadu. These are the main places. Sugarcane, Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Gujarat, Punjab and Haryana. Now, इतना ज़्यादा टैक्सेस देने के बाद अब obviously फार्मर्स की कंडीशन कैसी होगी? इफ वी डोंट रीड वी कैन सिंपली अंडरस्टैंड देयर कंडीशन. कैसे? द फार्मर्स आर सफरिंग फ्रॉम द नेचुरल कैलामिटीज लाइक फ्लड्स, ड्रॉट्स, फैमिन्स. दे वर फर्दर ओवरबर्डन्ड. किससे ओवरबर्डन्ड थे? हाई टैक्सेस, रीपेमेंट ऑफ लोन्स, डेब्ट्स, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट. हर तरफ से कर्जा, लोन, ब्याज दबे हुए थे वो बुरी तरह से. दे वर लीडिंग अ लाइफ ऑफ मिजरी, पॉवर्टी एंड फ्रस्ट्रेशन. दे वर फोर्स टू वर्क एट वेरी लो वेजेस. जब उनको एविक्ट कर दिया जाता था लैंड से, तो जब उनके पास लैंड ही नहीं होती थी तो उनको कम वेजेस पर भी काम करने के लिए तैयार रहना पड़ता था. नाउ सी व्हाट वर द कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट बाय द फार्मर्स. दिस वाज आवर फोर्थ लर्निंग आउटकम्स. दैट लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स एंड देयर एडमिनिस्ट्रेशन. ना तो वो रेवेन्यू सेटलमेंट से खुश थे किसान और ना ही अंग्रेजों के प्रशासन से. इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन स्पेशली ऑफ द रूरल मासेस. बुरी तरह से उनको एक्सप्लॉइट किया जाता था, स्पेशली जो गरीब किसान लोग थे, गांव के लोग थे. लॉन्ग स्टैंडिंग लोन्स एंड इंडेप्टेडनेस, कर्ज के नीचे, ऋण के नीचे दबे हुए थे वो लोग. क्योंकि इसके लिए उनको किसने मजबूर किया? ब्रिटिश ने. बिकॉज दे वॉन्टेड टू गेट द रेवेन्यू इन टाइम एंड इफ दे आर अनेबल टू पे they get the money from the money lender, they lend the money from the money lender. Eviction of peasants from land and let them to become landless laborers. और उनको लैंड से निकाल देना और उनको बिना जमीन के कर देना, उनको लैंडलेस लेबरर्स बना देना. एंड कंक्लूजन वाज दैट दीज कॉजेज रिजल्टेड इन रिवोल्ट्स, outbreaks and rebellions even before the first war of independence of 1857. ये सभी कारण थे जिसके कारण फर्स्ट वॉर से पहले ही किसानों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया, कई बार किया. It is all given in our book. It was only in 1930 that the organization of Kisan Sabha was started supporting the cause of the peasants. जब 1930 में किसान सभा बनी, उसने किसानों की भलाई के लिए, किसानों की सपोर्ट में काम करना शुरू किया. Now see, I think we have achieved all the learning outcomes. You are able to compare the 3 land revenue settlements. A table is given in the next link. You can click it and fill the table. Then describe the impact of revenue policies on the peasants. Locate the areas. Now you are able to locate the areas on the map also and list the causes of the revolt by the farmers. You can list those 4 causes, major causes which were the main causes of revolt. Okay beta, thank you and have a wonderful day.